ये बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, है ना, क्रॉसिंग ए डैश इन टाइम डेल्टा टी, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉसिंग ए डैश इन टाइम डेल्टा टी, है ना, इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, है ना, क्रॉसिंग, ठीक है ना, सेम वॉल्यूम बी बी डैश इन टाइम, इन सेम टाइम डेल्टा टी। समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। सो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉसिंग ए डैश इन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉसिंग बी बी डैश इन टाइम डेल्टा टी। ये है हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। तो बेसिकली मान लो अगर यहाँ पे प्रेशर P1 है, तो प्रेशर के वजह से, और यहाँ क्रॉस सेक्शन A1 है ए डैश में, और मान लो बी बी डैश में क्रॉस सेक्शन A2 है ना, तो force due to pressure at A dash on the particular volume of liquid is P1A1, ठीक है ना। जब अंदर जा रहा है तो प्रेशर फोर्स उसको अंदर धकेल रहा है, ठीक है ना। अब जब बाहर जा रहा है तो यहाँ पे प्रेशर फोर्स बाहर से आएगा, प्रेशर फोर्स हमेशा बाहर से लगता है, तो यहाँ पे प्रेशर फोर्स कितना लगेगा। मान लो बाहर में यहाँ पे है ना हाइट H2 में प्रेशर P2 है, अलग अलग हाइट में अलग अलग प्रेशर होगा। मान लो हाइट H1 में प्रेशर P1 है और हाइट H2 में प्रेशर P2 है, तो वहां और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, तो वो प्रेशर का फोर्स कितना लगेगा लिक्विड के ऊपर, P2A2, है ना। बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि ये जो ट्यूब बना है ना, तो ये जो ट्यूब हम देख रहे हैं बेसिकली, है ना, इसका अलग अलग क्रॉस सेक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हाइट डिफरेंट है ना। मतलब बेसिकली द हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ द ट्यूब इज नॉट यूनिफॉर्म। समझ में आ रहा है, मतलब जो दो मतलब पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन या सेक्शन ट्यूब का हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, वो दोनों अलग अलग हाइट में है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक पर्टिकुलर जो है मतलब है ना, एक पर्टिकुलर सेक्शन हाइट H1 में है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो दूसरा सेक्शन जो है जहाँ पे लिक्विड बाहर जा रहा है दैट इज इक्वल टू, है ना, दैट इज एट हाइट H2, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो हम तो लेकिन ये बोल सकते हैं ना कि हर पार्ट पे ना सेम टाइम में सेम वॉल्यूम फ्लो करता है। मान लो हाइट H1 में जितना वॉल्यूम फ्लो करेगा टाइम डेल्टा टी में, हाइट H2 में सेम वॉल्यूम फ्लो करेगा इन द सेम टाइम डेल्टा टी। हाइट H1 में, ट्यूब के हाइट H1 में टाइम डेल्टा टी में जितना पानी अंदर आ रहा है, जितना लिक्विड अंदर आ रहा है, एट द सेम टाइम उतना ही लिक्विड ट्यूब से बाहर जा रहा है एट हाइट H2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यस सर। ठीक है ना। सो लेट P1 बी प्रेशर, है ना, लेट द P1 बी प्रेशर एट हाइट H1 एंड P2 बी प्रेशर इन द लिक्विड एट हाइट H2, है ना। तो प्रेशर के वजह से जो फोर्स है हाइट H1 पे, है ना, वो होगा P1A1, और वही प्रेशर के वजह से फोर्स जो है हाइट H2 में होगा P2A2। A1 A2 again are different cross section because this is not a tube of uniform cross section। ये ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी चेंज हो रहा है। समझ में आया ना, ठीक है। सो बेसिकली वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स क्या होगा, है ना, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स क्या होगा कि मान लो यहाँ पे जो फोर्स
एक्ट कर रहा है ये पर्टिकुलर वॉल्यूम के ऊपर, है ना, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स, है ना, वर्क डन समझ आ रहा है ना, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे लिक्विड का वेलोसिटी v1 है और हाइट h2 में लिक्विड फ्लो स्पीड जो है v2 है। हाइट h2 में लिक्विड फ्लो जो स्पीड है वो h2 है ना। सो वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स, है ना, ऑन फ्लूइड, है ना, एट हाइट h1 कितना होगा प्रेशर फोर्स। मान लो यहाँ पे ये फोर्स के वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, मान लो दैट इज इक्वल टू डेल्टा x1 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है a1 इंटू डेल्टा x1, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है। सो आई कैन से दैट, तो वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स, समझ में आया, ठीक है ना। तो एट हाइट h1 होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, so that is equal to P1 A1 डेल्टा x1, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है। तो डेल्टा x1 मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना, P1 A1 डेल्टा x1, ठीक है, वेर डेल्टा x1 is the displacement of a certain volume of liquid, है ना, at height h1 in time डेल्टा टी, मतलब एक सेम टाइम में कितना वर्क डन हो रहा है वो हम देख रहे हैं, समझ में आ रहा है बच्चों, सेम टाइम में कितना वर्क Yes. डन है वो हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स ऑन फ्लूइड एट हाइट h1 क्या होगा, P1 A1 डेल्टा x1। सिमिलरली वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स, काम करता हूं मैं, तो पहले तो ये डायग्राम को मुझे लेना पड़ेगा वहां पे, सिमिलरली वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स ऑन लिक्विड एट हाइट h2, है ना, on the same volume of liquid at height h2 in the same time delta t, है ना, सेम वॉल्यूम सेम टाइम ले रहे हैं बिकॉज रेट ऑफ फ्लो सेम होता है, ठीक है ना। सिमिलरली है ना, वर्क डन बाय, है ना, सिमिलरली वर्क डन बाय, सिमिलरली वर्क डन बाय, है ना, लिक्विड, है ना, एट sorry, work done by pressure, work done by pressure force, है ना, on same volume of liquid, pressure force on the same volume of liquid, on the same volume of liquid, है ना, at height h2, ना, work done by, है ना, pressure force on the same volume of liquid, on the same volume of liquid at height h2 in same time delta t,
in same time delta t. Same time delta t is है ना minus P2 A2 delta X2. Where delta X2 is a displacement है ना of liquid at height H2 in same time delta t. समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यस सर। यहां तक समझ में आया? तो प्रेशर फोर्स का वर्क डन हम अलग अलग हाइट में निकाल रहे हैं, ठीक है ना? तो बेसिकली है ना, बेसिकली यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना कि P A1 डेल्टा x1 है ना, A1 डेल्टा x1। अच्छा, हमें हमें ये पता है, बेसिकली हमें पता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, है कि नहीं बच्चों? हमें पता है ना A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। मान लो V1 है हाइट, H1 में वेलोसिटी लिक्विड का है ना, और V2 है ना लिक्विड का वेलोसिटी एट लिक्विड फ्लो का स्पीड एट हाइट H2। ये क्या है? दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो बेसिकली ये क्या है? दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना? तो इंप्लाइज हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि A1 V1 डेल्टा टी सेम टाइम में जो फ्लो है वो तो सेम होता है। सो A2 इंटू V2 इंटू डेल्टा टी। V1 इंटू डेल्टा टी क्या है बच्चों? डेल्टा x1 है ना? implies A1 x1 implies A1 delta x1 is equal to A2 delta x2। हमें पता है कि A1 V1 is equal to A2 V2 है। टाइम डेल्टा t में H1 हाइट में है ना कितना डिस्प्लेसमेंट होगा लिक्विड का? V1 डेल्टा t which is equal to डेल्टा x1। सेम टाइम डेल्टा t में है ना हाइट x2 में लिक्विड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? V2 डेल्टा 2। ऑल्दो वेलोसिटी इज डिफरेंट, है ना, टाइम तो सेम ले रहे हैं, सेम टाइम में डिस्प्लेसमेंट होगा V2 डेल्टा 2 which is equal to डेल्टा x2। तो A1 डेल्टा x1 is equal to A2 डेल्टा x2। अब A1 into डेल्टा x1 क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्लोइंग। A1 डेल्टा x1 क्या है? तो टोटल वॉल्यूम फ्लोइंग इन हाइट H1। दिस इज A2 डेल्टा x2 इज टोटल वॉल्यूम फ्लोइंग इन हाइट H2, ठीक है ना? सो implies I can say that volume flowing in height H1 delta V1 is equal to delta V2, है ना? और that is equal to delta V, है ना? समझ में आया ना? इज इट क्लियर? अच्छा, तो फिर नेट वर्क डन, तो फिर नेट वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स क्या होना चाहिए? नेट वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स, एक पॉजिटिव वर्क डन है, दूसरा नेगेटिव वर्क डन है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना दैट नेट वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स क्या होगा? नेट वर्क डन, ज्यादा लिखने से ना हैंग हो रहा है। बाय प्रेशर फोर्स, पढ़ाने वाला आदमी कैसे पढ़ाएगा यार ऑनलाइन क्लासेस? नेट वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स, ठीक है ना? नेट वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स क्या होगा? नेट वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स इज वो होगा P1 A1 डेल्टा x1 माइनस P2 A2 डेल्टा x2, है ना? सो नेट वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स WP is equal to P1 into delta V minus P2 into delta V। वॉल्यूम सेम होगा P1 minus P2 और into delta V। समझ में आया बच्चों? दिस इज वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स।
A1 delta x1 is equal to A2 delta x2 that is equal to delta V, है ना, वॉल्यूम फ्लोइंग थ्रू बोथ द हाइट्स h1 एंड h2. क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है ना. फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सिस्टम का, या फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी. अब निकालते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, है ना. जितना मास h1 से फ्लो कर रहा है उतना मास h2 से फ्लो कर रहा है. सेम वॉल्यूम फ्लो कर रहा है ना, सेम वॉल्यूम फ्लो कर रहा है तो ना मास भी सेम फ्लो कर रहा है ना. यहाँ पे अगर डेल्टा एम फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे भी डेल्टा एम फ्लो करेगा ना. लिक्विड का डेंसिटी कांस्टेंट है, सेम वॉल्यूम में सेम मास होगा, है ना. मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, है ना. वॉल्यूम सेम है, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम सेम है, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम सेम है तो मास भी सेम होगा दोनों तरफ, है ना. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होना चाहिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होना चाहिए, है ना. ये डेल्टा एम मास जो यहां से पास कर रहा है वही डेल्टा एम मास यहां से पास कर रहा है ना. जो डेल्टा एम मास h1 में एंटर कर रहा है वही डेल्टा एम मास h2 से बाहर जा रहा है. तो हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा एम मास जो है वो h1 से h2 पे चला गया, क्योंकि इक्विवेलेंटली हम यही मान सकते हैं ना. जैसे कि मान लो इलास्टिक कोलिजन में एक मतलब इलास्टिक कोलिजन ऑफ आइडेंटिकल बॉल्स, है ना. एक बॉल दूसरे को हिट करता है तो पहला वाला रेस्ट में आ जाता है, दूसरा तीसरे को मतलब हिट करता है तो दूसरा वाला रेस्ट में आ जाता है, थर्ड बॉल फोर्थ को हिट करता है तो मतलब थर्ड वाला रेस्ट में आ जाता है. तो इट इज इक्विवेलेंट एज वन सेम बॉल गोइंग विद द सेम वेलोसिटी, वन कांस्टेंट बॉल गोइंग विद द सेम वेलोसिटी, है ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हम ये बोल रहे हैं कि जितना मास h1 से अंदर आया एक पर्टिकुलर टाइम डेल्टा टी में उतना मास h2 से बाहर जा रहा है. तो इसका यही मतलब है, हम बोल सकते हैं कि ना मतलब यहाँ पे h1 पे मतलब जितना मास आया फ्लो किया, है ना, उसके बाद वाले क्रॉस सेक्शन में उतना मास फ्लो कर रहा है, उसके बाद वाले में भी उतना क्रॉस फ्लो कर रहा है, और वही मास है ना h2 से भी बाहर जा रहा है. तो इट इज इक्विवेलेंट एज द सेम मास being raised from height h1 to h2. It is, है ना, the whole situation is same as the same mass delta m being raised from height h1 to h2, क्योंकि हर जगह पर डेल्टा एम मास पास कर रहा है कि नहीं. यस सर. यस सर. तो ये कितना होगा, तो नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, माइनस डेल्टा एम इंटू जी इंटू डिफरेंस ऑफ हाइट h2 माइनस h1. वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे नेगेटिव होगा, है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, मास ऊपर जा रहा है h1 से h2, ठीक है ना. ये जो डेल्टा m है आई कैन राइट इट एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम तो डेल्टा v है, so implies work done by gravity is equal to minus rho delta v into g into h2 minus h1. तो ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है ना. अगर हम अभी वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे, है ना, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर हम अभी यहाँ पे लिक्विड के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं ना, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, वर्क डन by all forces on system equal to change in kinetic energy of system. ठीक है ना. मास जब यहाँ पे था मतलब हाइट h1 में, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना था हाइट h1 पे, हाइट h1 पे काइनेटिक एनर्जी कितना था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू डेल्टा m इंटू v1 स्क्वायर. सेम मास का, है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाइट h2 पे कितना है, हाफ इंटू डेल्टा m इंटू v2 स्क्वायर. समझ में आ रहा है ना. सेम मास का हाइट h2 में कितना वेलोसिटी है, हाफ इंटू डेल्टा m इंटू v2 स्क्वायर, है ना बच्चों. समझ में आ रहा है ना. यस सर.
तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स मतलब यहाँ पे इंप्लाइज वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स plus work done by gravitational force is equal to change in kinetic energy. Implies work done by pressure force कितना होगा P1 minus P2 into delta V. P1 minus P2 into delta V, ठीक है ना, प्लस, है ना, या फिर ना वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mg, या फिर माइनस रो डेल्टा वी, फिर माइनस रो डेल्टा वी, माइनस रो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस रो डेल्टा वी इंटू H2 माइनस H1 इंटू H2 माइनस H1 इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा m इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? implies P1 minus P2 whole into delta V, है ना, P1 ओ डेल्टा mg कैसे, प्लीज रिपीट कीजिए ना, डेल्टा mg, अरे ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना होगा, जितना वॉल्यूम एक पर्टिकुलर टाइम डेल्टा टी में हाइट H1 से पास किया, सेम वॉल्यूम, है ना, हाइट H2 से भी तो पास कर रहा है ना, सेम टाइम डेल्टा टी में जितना वॉल्यूम हाइट H1 से पास किया उतना वॉल्यूम हाइट H2 से पास कर रहा है सेम टाइम में। इसका मतलब है जितना मास पास कर रहा है हाइट H1 से उतना ही मास हाइट H2 से पास करेगा सेम टाइम डेल्टा टी में। यस सर। तो इसका यही मतलब हुआ ना कि मास डेल्टा m इज गेटिंग रेज्ड फ्रॉम हाइट H1 टू H2। अब यहाँ पे जो मास आया वहां से वो मास जा रहा है, यहाँ पे कुछ मास आ रहा है, वहां पे कुछ मास जा रहा है, इसका मतलब है यही मास जो है वो हाइट H1 से H2 तक रेज होके जा रहा है, रेज फ्रॉम हाइट H1 टू H2। नहीं तो साइमल्टेनियसली, है ना, ये मास बाहर कैसे जा रहा है, समझ में आ रहा है? वही मैंने एग्जांपल दिया कि इलास्टिक कोलिजन में इंडिविजुअल मतलब, है ना, मतलब आइडेंटिकल पार्टिकल्स के इलास्टिक कोलिजन में अगर सेकेंड पार्टिकल रेस्ट में है, फर्स्ट पार्टिकल आके सेकेंड पार्टिकल को हिट कर रहा है, वेलोसिटी एक्सचेंज होता है, तो फर्स्ट पार्टिकल रुक जाता है, सेकेंड पार्टिकल, है ना, उतनी ही वेलोसिटी में आगे बढ़ता है, फिर सेकेंड पार्टिकल वेलोसिटी गेन करने के बाद थर्ड आइडेंटिकल पार्टिकल जो कि रेस्ट में है उसको हिट करता है। उसके बाद क्या होता है कि थर्ड वाला जो है वो सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी ले लेता है और उसी वेलोसिटी में मूव करता है। अभी लेकिन थर्ड वाले के पास वेलोसिटी किसका है, सेकंड वाले का, सेकंड वाले के पास किसका वेलोसिटी था, फर्स्ट वाले का, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि फर्स्ट वाले का वेलोसिटी वो ट्रांसफर होते जा रहा है ना, सब्सिक्वेंट पार्टिकल्स में। तो इट इज द सेम थिंग एज वन इंडिविजुअल पार्टिकल ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड। समझ में है ना? यहाँ पे जो मास डेल्टा m पास कर रहा है, सेम मास डेल्टा m यहाँ से पास करेगा, सेम मास यहाँ से पास करेगा, सेम मास यहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा, सेम टाइम में सेम मास यहाँ से पास करे, सेम मास यहाँ से पास करे। इट इज द सेम एज वन पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर बीइंग रेज्ड फ्रॉम हाइट H1 to H2 इन द सेम टाइम डेल्टा t। यस सर। समझ में आया ना? ठीक है, तो ये हो गया माइनस रो डेल्टा वी और इंटू H2 माइनस जी H1 होगा ना हाँ सर, माइनस रो डेल्टा वी जी होगा ना। हाँ वी जी, रो डेल्टा वी जी, फिर हाफ इंटू डेल्टा एम क्या है यहाँ पे, अगेन रो डेल्टा वी होल इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये जो टर्म है पहला वाला टर्म, दिस इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। ये जो फर्स्ट वाला टर्म है वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स, दिस इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी, है ना, या फिर डिफरेंस इन प्रेशर एनर्जी।
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ओके, आई कैन नाउ से दैट, मान लो इम्प्लाइज, मैं ऐसे बोल सकता ना कि P1 डेल्टा V, ठीक है ना? अच्छा, मैं पहले ना इसका मतलब बता दूं। ये जो है दिस इज चेंज इन प्रेशर एनर्जी, डेल्टा प्रेशर एनर्जी। दिस इज अगेन चेंज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी, डेल्टा, है ना, ग्रेविटेशनल एनर्जी। ये क्या हो गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना? अब डेल्टा V तो कैंसिल हो जाएगा हर जगह, तो मुझे क्या मिलेगा? P1 माइनस P2, P1 माइनस P2, फिर माइनस रो जी होल इंटू H2 माइनस H1, फिर क्या मिल रहा है? प्लस दैट इज इक्वल टू हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज, है ना? अब मुझे मिलेगा यहां से P1 प्लस हाफ रो, है ना, V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, है ना? समझ में आ रहा है? तो ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व कर लिया, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, है ना? तो इसको इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। समझ में आ रहा है बच्चों? आर यू क्लियर? यस सर। यस सर। ये आ गया अपना बर्नौली इक्वेशन आ गया। उसके बाद जो है ना, ये जो बर्नौली इक्वेशन आ गया ना, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे? बर्नौली इक्वेशन के बाद हम क्या करेंगे, है ना? तो मैं ये बोल सकता ना कि ये जो मेरे पास आ गया P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, है ना? इम्प्लाइज बर्नौली इक्वेशन बोलता है कि, है ना, कोई भी जगह पर प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस, है ना, रो GH इक्वल टू कांस्टेंट। एक ना फ्लोइंग लिक्विड में इसका डेंसिटी रो है ना, एक पॉइंट पर अगर प्रेशर P है, समझ में आया? ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन हमको ये बोलता है, अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आर्बिट्ररीली एक फ्लोइंग ट्यूब में लिक्विड, जिसमें, है ना, मतलब जहाँ पे ना एक लिक्विड फ्लो हो रहा है, जिस ट्यूब में बेसिकली लिक्विड फ्लो हो रहा है ना, तो आर्बिट्ररली यू टेक एनी पॉइंट, है ना, जो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितने हाइट में है, विच इज एट अ हाइट h विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि एक हाइट h में है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, वहां पे लिक्विड फ्लो का स्पीड जो है वो v है। तो बेसिकली क्या होता है कि उस जगह पर प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये तीनों टर्म का जो, है ना, ये तीनों टर्म का जो समेशन है वो एक कांस्टेंट होता है। मतलब बेसिकली मैं अलग अलग कोई भी पॉइंट पर ले जाऊंगा तो, है ना, इन तीनों का जो सम है वो इक्वल आएगा, है ना। हाइट h1 पे जो आएगा, हाइट h पे भी वही आएगा, है ना, हाइट h2 पे भी वही आएगा, हाइट h3 पे भी वही आएगा, है ना। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्रेशर P है, ये जो प्रेशर है P डेल्टा V था, क्या था? प्रेशर एनर्जी था, चेंज इन प्रेशर एनर्जी। तो वॉल्यूम डिवाइड कर लिया तो डेंसिटी आ गया,
इसका पहला वाला टर्म क्या था, एनर्जी था ना, ये एनर्जी वाला टर्म था कि नहीं, P1 माइनस P2 डेल्टा वी, डेल्टा वी डिवाइड कर लिया तो डेंसिटी आ गया ना, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, है ना। तो प्रेशर को भी हम क्या बोलते हैं बेसिकली, समटाइम्स प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, है ना। तो यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन में P को हम बोलते हैं प्रेशर, बेसिकली प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी। हाफ रो वी स्क्वायर क्या होगा, ग्रेविटेशनल एनर्जी डेंसिटी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, हाफ रो वी स्क्वायर डेल्टा, क्योंकि इसमें डेल्टा वी मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये टर्म। और ये जो रो जी एच है ये हो गया ग्रेविटेशनल एनर्जी डेंसिटी। तो बेसिकली बर्नौली इक्वेशन यही बोलता है कि, है ना, एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी इन अ फ्लूइड, है ना, विद स्टेडी फ्लो एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट, है ना, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड विद स्टेडी फ्लो द एनर्जी डेंसिटी इज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट रहता है। इट इज बेस्ड ऑन, है ना, कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ में आया बच्चों?